इटाडोरी और बाकी सब लोग गोजो को प्रिजन रेल्म से निकालने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई आसान प्लान तो था नहीं। हमें ये समझना होगा कि प्रिजन रेल्म कोई आम जेल नहीं है। वो एक शापित वस्तु है जो अपने शिकार को एक ऐसे डायमेंशन में फंसा लेती है जहां समय का कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा। उसके अंदर न कोई भूखा मरता है न बूढ़ा होता है। तो एक संभावना ये थी कि गोजो के लिए शायद एक पल भी न गुजरा हो। और दूसरी संभावना जो ज्यादा डरावनी है वो ये थी कि उसने वहां पर सैकड़ों या शायद हजारों साल की तन्हाई और पागलपन झेला हो। एग्जैक्टली। तो इस बम को डिफ्यूज करने के लिए या कहूं कि प्रिजन रेल्म का ताला खोलने के लिए उन्हें बहुत ही रहस्यमय किरदार की मदद लेनी पड़ी। एक बंदी जिसका किसी को नाम तक नहीं पता था। प्रिजन रेल्म का एक पिछला दरवाजा था जिसे सिर्फ वही खोल सकती थी। अच्छा, तो वो अकेली थी जो ये कर सकती थी। और उसे ढूंढने में और उस तक पहुंचने में ही काफी जद्दोजहद हुई। जब वो मिली भी तो लगभग मर चुकी थी, लेकिन आखिरकार सारे हिस्से अपनी अपनी जगह पर बैठे और उसने गोजो को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सब कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब दर्शकों के नजरिए से तो यही लगा। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई एक अजीब सी शांति छा गई, और जब सब भागकर देखने गए तो पाया कि गोजो और प्रिजन रेल्म दोनों ही गायब थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्या गोजो गलत जगह पहुंच गया? क्या उसे किसी और ने पकड़ लिया? सीन कट होता है और हम देखते हैं केंजाको को, जो कहीं बहुत दूर है, और ठीक उसके सामने हवा में से गोजो प्रकट होता है। उसने प्रिजन रेल्म को, मतलब जापान की सतह से भी 8000 मीटर नीचे एक सबडक्शन जोन में रखा था। 8000 मीटर? बापे। हाँ, मतलब केंजाकू को पूरा यकीन था कि अगर किसी तरह सील टूट भी गई तो भी कोई भी इतनी गहराई और दबाव से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। लेकिन गोजो तो गोजो है, वो वहां पहुंच जाता है। जब केंजाकू उसे देखता है तो मजाक में पूछता है, इतने लंबे आराम के बाद कैसा लग रहा है? वो बिल्कुल शांत और एकदम ठंडी आवाज में कहता है, अपने शब्द ध्यान से चुनो, क्योंकि ये तुम्हारे आखिरी शब्द भी हो सकते हैं। जैसे ही उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता है, एक जोरदार धमाके के साथ सुकुना की एंट्री होती है और वो सीधा गोजो पर हमला कर देता है। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। सुकुना अब मेगुमी के शरीर में है, अपनी पूरी ताकत के करीब है, और दोनों जानते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। सुकुना उसे याद भी दिलाता है कि अब वो मेगुमी के शरीर पर पूरी तरह काबिज है और उसे खत्म कर देगा। लेकिन गोजो का जवाब, उसने सुकुना को अ फॉलन क्रीचर फ्रॉम अ डेरिलिक्ट श्राइन कहा। मतलब एक हारे हुए, उजड़े हुए मंदिर से भागा हुआ कोई प्राणी। हाँ, और ये बात सुकुना की सेवक ओराओमे को इतनी चुभती है कि वो गुस्से में हमला करने की सोचती है। हाँ, वो सिर्फ सोचती ही रह जाती है, क्योंकि उसके कुछ करने से पहले ही गोजो एक ही पल में उसके पास पहुंचकर उसे एक ऐसा घूसा मारता है कि वो खून की उल्टी कर देती है। वो सीन एक स्टेटमेंट था। तो जब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था और लग रहा था कि अब जुजुत्सु इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने ही वाली है, तभी केंजाकू बीच में आ जाता है। हाँ, वो सुकुना को उसका कोई पुराना वादा याद दिलाता है। और हैरानी की बात यह है कि गोजो भी इस पर मान जाता है। वो कहता है कि लड़ने से पहले उसे भी कुछ काम निपटाने हैं। हाँ। कि वो यहाँ सिर्फ सुगुरु के शरीर को ठीक से अलविदा कहने आया था। हाँ। और इसके बाद वो लड़ाई के लिए एक तारीख तय करने को कहता है। हाँ। वो पूछता है कि आज क्या तारीख है, जो कि 19 नवंबर होती है, और फिर वो लड़ाई के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय करता है। इस पर केंजाकू का वो मजाक कि क्या बात है, क्रिसमस पर डेट पर जा रहे हो? हाँ, और इस पर गोजो का जो जवाब आता है वो कहता है, अपने प्रियजन की पुण्यतिथि और जिस दिन तुमने उसे खोया वो दोनों एक ही दिन हो तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, है ना? वाह, इसका सीधा मतलब है कि गोजो ये मानकर चल रहा है कि वो 24 दिसंबर को उन दोनों को हरा देगा और मार डालेगा। और ये हमें कहानी की शुरुआत में ले जाता है, जब उसने इटाडोरी से वादा किया था कि जब सुकुना अपनी पूरी 20 उंगलियों की ताकत हासिल कर लेगा तब भी वो उसे हरा देगा। और वो आज भी अपने उस वादे पर कायम है। तो मंच सज चुका है, तारीख तय हो गई है 24 दिसंबर।